जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, फिर भी हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। वेलकम टू वीरचंद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हमने साइंस के जो क्वेश्चन लेकर के आए जो एग्जाम में 100% पूछने की संभावना है, तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हुए आज हम शॉर्ट वीडियो के साथ बना रहे हैं साइंस की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में बता रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश की परावर्तन के कुल 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कुल कितने नियम है? 2 नियम है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है F बराबर R/2। हमने जब क्लास में गए थे तो F बराबर R/2 को सिद्ध करने को बता दिया गया था। बच्चे एग्जाम में आने की इसकी संभावना होती है सिद्ध करने के लिए F बराबर R/2 या स्नेल के नियम, दोनों में कोई एक क्वेश्चन को निश्चित रूप से सिद्ध करने की होती है ना। तो F बराबर R/2 सत्य है। तो किसके लिए? तो लेंस जो बटा होती है, दर्पण जो बटा हुआ है उत्तल और अवतलों में बटा हुआ है, तो F बराबर R/2 जो सिद्ध हो रहा है ये किसके लिए सिद्ध हो रहा है? अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में बता रहा है लेंस द्वारा आवर्धन SI मात्रक क्या है। तो लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनती है उसका SI मात्रक क्या होता है। तो SI मात्रक जो उसका होता है वो इसका जब मात्रक विहीन होता है, साफ साफ दिख नहीं सकता है, दिखने में धुंधलापन सा बनाती है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का जो SI मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है सौर कुकर में प्रयोग किए जाता है। तो सौर कुकर मतलब समझे, कुकर मतलब समझे जिसमें खाना बनती है गैस सिलेंडर पर, वो कुकर। तो सौर कुकर भी आता है जो सूर्य की प्रकाश की सहायता से वो कुकर चलता है, उसमें खाना तैयार होता है। जैसे में चावल सिझाना हो तो चावल सिझाना, उसमें चावल ढक दीजिए, उसके सौर कुकर को उसके ढकना से ढक दीजिए, धूप में छोड़ दीजिए। कुछ देरों में क्या होगा कि भात बनकर, चावल खदक करके भात बन करके वो क्या होगा? तैयार होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सौर कुकर, है ना। सौर कुकर को हम सबसे ज्यादा जो है गर्मी की मौसम में, धूप वाले समय में हम कर सकते हैं। न तो इसका प्रयोग ठंडा में और बरसात में, इसके लिए बहुत टेम्परेचर कम जाती है, खाना बनाने पर क्या होती है? कठिन होती है। लेकिन यदि जिस समय सबसे ज्यादा यदि धूप हो तो खाना बहुत जल्दी बन जाता है। किस में? सौर कुकर में। तो सौर कुकर में कौन सा लगा होता है? तो इसमें होता है अवतल दर्पण। कौन होता है? अवतल दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आता है समतल दर्पण द्वारा क्या बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा जब भी बनता है ना, समतल दर्पण द्वारा क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है। आभासी प्रतिबिंब का है दूसरा नाम काल्पनिक प्रतिबिंब है ना। आभासी प्रतिबिंब का दूसरा नाम काल्पनिक प्रतिबिंब है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब क्या है। तो उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं? तो ये उत्तल दर्पण में बनने वाले ये भी आभासी प्रतिबिंब माने आभासी का निर्माण करता है, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है। और अभी भी बताया कि आभासी का ही दूसरा नाम क्या है? काल्पनिक। यदि बच्चे क्वेश्चन यदि काल्पनिक से दर्शाए तो तुरंत समझना है कि आभासी है ना। आभासी का ही दूसरा नाम काल्पनिक है, या काल्पनिक दे दे तो उसका ही दूसरा नाम आभासी है। क्वेश्चन नंबर 8 में बता रहा है निर्वात। निर्वात का मतलब निर्वात का मतलब क्या होता है? हवा। हवा में प्रकाश की चाल, जब सूर्य की प्रकाश वहां से चलता है तो हवा तो हमेशा वायु तो हमेशा रहती है, तो उसमें प्रकाश की चाल कितना है? तो याद कर लीजिए कि उसमें प्रकाश का चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी वो तय करता है। या सोच लीजिए इतना स्पीड चलने वाली यदि कोई गाड़ी है नहीं है, इससे एक ही स्पीड गाड़ी है, वो मन की गति। मन की गति इससे ज़्यादा स्पीड चल सकता है, लेकिन कहा जाए तो इसके बाद यदि कोई
यदि उसमें आ जाए तो उसमें कोई भी यंत्र काम नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर बता रहा है 9 में, लेंस का मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? तो लेंस की जो मुख्य फोकस उसका संख्या बनता है वो 2 बिंदुओं पर बनती है। कितने? 2 बिंदुओं पर बनती है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 10, प्रकाश की किरणें का गमन करती है। तो प्रकाश की जो किरण होती है, जब सूर्य की प्रकाश वहां से चलती है तो वह किस रेखा में करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में? सीधी रेखा में वो गमन करती है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हजामत बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो हजामत, जब दाढ़ी बनता है ना, दाढ़ी समझ रहे हैं ना, दाढ़ी जब बनाया जाता है तो उसके हजाम के सामने जो आईना लगा होता है तो उसमें कौन सा दर्पण होता है? तो याद कर लीजिए, उसमें अवतल दर्पण होता है। कौन सी दर्पण होती है? अवतल दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यदि 40 सेंटीमीटर हो। याद धर रखिए कि यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना हो? 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी, तो हमने याद कर लीजिए, त्रिज्या मतलब आर होता है, आर का संकेत क्या होता है? त्रिज्या का। तो हमने अभी सूत्र एक बताया था कि एफ बराबर आर बाई टू, तो एफ हो गया फोकस, एफ क्या हो गया? फोकस हो गया, एफ बाई आर बाई टू। तो आर का मान कितना हो जाएगा? 40, अब बटा में कितना है? 2, बढ़ जाएगा, क्या मतलब है? 20 मरतबे, यानी इसका मान कितना निकलेगा? 20 निकलेगा। यानी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यदि 40 सेंटीमीटर हो तो इसकी फोकस दूरी कितना बनेगा? 20 सेंटीमीटर का बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में बता रहा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आधा होती है। जब मान के चलिए कि गोलीय दर्पण जो फोकस दूरी जो उसकी वक्रता त्रिज्या होता है उसकी अपनी मान क्या होता है? बिल्कुल आधी होती है ना। क्वेश्चन नंबर 14 में बता रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन क्या परावर्तन के दोनों का कितने नियम है? 2 नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम और प्रकाश के परावर्तन का भी 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बता रहा है तो क्वेश्चन नंबर 15 में बता रहा है कि मानव नेत्र, तो मानव का जो नेत्र मतलब आंख होती है, तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव के नेत्र में जो है वो लेंस जो होती है उत्तल दर्पण के रूप में होती है। किस दर्पण? उत्तल दर्पण के रूप में होती है। क्वेश्चन नंबर 16 बता रहा है मानव जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है, मानव द्वारा जिस भाग पर प्रतिबिंब यानी हमारी रोशनी द्वारा यदि किसी वस्तु पर वो टकरा करके वो प्रतिबिंब बनाती है ना, तो वो क्या होती है? कॉर्निया। कॉर्निया समझते हैं? आंख के जस्ट पीछे वाली भाग रेटिना के बगल में कॉर्निया होती है ना। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सामान्य मानव का नेत्र का दूरी बिंदु कितना है? तो मान लीजिए सामान्य व्यक्ति जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको कम से कम दूरी कितना दूरी से देख सकता है? 25 सेंटीमीटर से। कितना? 25 सेंटीमीटर से देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 में बता रहा है कौन सा रंग खतरे का सिग्नल देता है? तो कौन सा रंग है जो खतरे का सिग्नल देता है? तो खतरे के सिग्नल के लिए कौन हो जाएगा? लाल रंग। अब रेलगाड़ी के आगे रेलगाड़ी के स्टेशनों पर जाइएगा या पटरी पर जाइएगा, यदि मान लीजिए कि लाल बल्ब बर रहा है, लाल की जो बत्ती बर रही उससे क्या होगा कि गाड़ी को सिग्नल नहीं मिलती है, गाड़ी रुकी रहती है। जब तक वो हरा रंग का संकेत नहीं करेगा गाड़ी वहां से नहीं खुल सकती है। यानी खतरे का पहचान कौन सा रंग है? लाल रंग की है। क्वेश्चन नंबर 19 में बता रहा है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग कैसा दिखाई देता है? तो याद कर लीजिए, आप लोग भी देखते होंगे कि जब सूर्य उगता है या फिर डूबने के लिए जाता है, अस्त के लिए जाता है, तो उसका रंग कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है। किस रंग का? लाल रंग का। क्वेश्चन नंबर 20 में बता रहा है विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाता है? तो विद्युत सिग्नल जो है हमारे शरीर में जो है विद्युत जो बिजली चल रही है, हमारे शरीर में भी बिजली का उत्पन्न होती रहती है ना, तो हमारे मस्तिष्क तक कैसे पहुंचाया जाता है? तो दृष्टि यांत्रिकियों के द्वारा। किसके द्वारा? दृष्टि यांत्रिक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 में बता रहा, अभी तुरंत हमने बताया कि एक स्वस्थ आंख को स्पष्ट की न्यूनतम दूरी, मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति है उसके आंख में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो तब उसका देखने के लिए कितनी न्यूनतम दूरी कितना चाहिए? 25 सेंटीमीटर की। कितना? 25 सेंटीमीटर का क्वेश्चन 25 सेंटीमीटर की दूरी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 में बता रहा है आंख का पुतली, आंख का जो पुतली काला वाला देख रहे हैं ना, हर व्यक्ति को आंख के व्हाइट के बगल में जो काले रंग का है उसको पुतली बोला जाता है। देहाती भाषा में उसको बउआ बोला जाता है ना, लेकिन उससे क्या कहा जाता है? पुतली। तो आंख का जो पुतली होता है वो किस प्रकार का कार्य करता है? तो इसका काम क्या है? तो याद कर लीजिए, इसका काम जो है
परिवर्तित द्वारक का अंति है। ये क्या है? परावर्तित द्वारक का अंतिक है। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा इंद्रधनुष। इंद्रधनुष समझते हैं, हमने इससे पिछली वीडियो में बताए थे कि इंद्रधनुष कब बनता है? जब बारिश सब होती है, तो वर्षा के दिनों में जब बारिश होता है तो सूर्य की ओर जब हम पीठ करके खड़ा होते हैं तो जैसे कि सूर्य की जस्ट सामने इंद्रधनुष 7 रंगों की बनी होती है, जिसे हम क्या स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, लेकिन इसका इंद्रधनुष है ना। तो इंद्रधनुष जो है वो किस प्रकार का स्पेक्ट्रम बनाता है? तो किसके द्वारा? प्राकृतिक के द्वारा। किसके द्वारा? प्राकृतिक की तरह। क्वेश्चन 24 बता रहा है निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो याद कर लीजिए, निकट दृष्टि दोष को उत्पन्न होने का, दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जिन किन्हीं कारणों से आंख में गड़बड़ियां उत्पन्न होती है। याद कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव में यदि क्वेश्चन आ जाए तो 100% जवाब दीजिएगा। दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जिन किन्हीं कारणों से आंख में गड़बड़ियां उत्पन्न होती है उसे दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष किसे कहते हैं? सॉरी, दृष्टि दोष के मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है ना। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तीनों का बच्चे परिभाषा तुम याद वहां से करके देख देना, है ना। इसके साथ प्रतिबिंब भी बनेगा, फिगर भी बनेगा कि आंख के रेटिना के बीच, है ना, वो अपना तुम देख लेना। तो यहाँ पर कहता है कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के लिए जो है अभिनेत्र लेंस को वक्रता त्रिज्या को क्या होता है? बढ़ जाता है। हमारी आंख को जो है जो नस जो होती है ना, जो रोशनी लाती है, उसका क्या होता है? मोटा हो जाता है, जिसके कारण क्या होती है कि मतलब उसका निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, रात में तरेगन को देखते हो ना, जिसको हम लोग तारे कहते हैं, है ना। तो तारे हो गया, तारे क्यों माने? तारे को टिमटिमाने का कारण क्या है? याद कर लीजिए, तारे को टिमटिमाना ना, कभी तारे का जो है रोशनी घटती है और कभी बढ़ती है। इसका कारण क्या है कि वो जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये घटना होती है। क्वेश्चन नंबर 26 में बता रहा है ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होती है? तो इसमें जब हम बढ़ते हैं तो चालक का प्रतिरोध इसमें क्या होता है? बढ़ जाता है। चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 में बता रहा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? याद कर लीजिए कि 100% में पूछे जाने वाली है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब है ना। क्या है? कूलम्ब हो गया। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 28 में विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 29 में बता रहा है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो विभवांतर जिस यंत्र से मापा जाता है, तो जिस यंत्र द्वारा मापा जाता है उसको क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 में बता रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। क्या है? वोल्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 में बता रहा है विद्युत बल्ब के फिलामेंट होता है। तो विद्युत बल्ब, ये याद कर लो कि तुम्हारे एग्जाम में हो सकता है कि एक बल्ब को कहेगा फिगर बनाने के लिए। तो जब बल्ब का तुम फिगर बनाओगे तो उसमें बल्ब के अंदर जो तार होती है तार देगा, उसको फिलामेंट बोला जाता है ना। तो फिलामेंट जो होता है वो, तो उसको फिलामेंट कहिए या फिर टंगस्टन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टंगस्टन कहा जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 33 में बता रहा है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका ओम मीटर हो जाता है। क्या हो जाता है? ओम मीटर हो। तो अभी क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। 33 तो हो गया। 34 ओम का एसआई मात्रक, सॉरी ओम का नियम। तो ओम के नियम हम बताए थे कि सब्जेक्टिव में हो सकता है कि ओम के नियम सिद्ध करने के लिए कहेगा। तो ओम का नियम सिद्ध करने के लिए इसका फॉर्मूला आता है V बराबर IR। क्या जाता है? V बराबर IR। क्वेश्चन नंबर 35 में बोलता है बिजली का फ्यूज, जब हम बिजली के तार को जोड़ते हैं तो उसमें फ्यूज होता है ना, फ्यूज जो देते हैं। तो बिजली के तार का जो फ्यूज बना होता है वो किसका बना होता है? तो तांबा के तार का। उसका फ्यूज किस तार का बनता है? तांबे का तार का बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 में बता रहा है क्या? 36 में क्वेश्चन नंबर 36 बता रहा है कि लंबाई बढ़ने पर तार का प्रतिरोध क्या होता है? तो जब हम लंबाई को बढ़ाते हैं तो तार का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। क्या करेगा? प्रतिरोध बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 37 में बता रहा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर बता रहा है
यदि चांदी का तार की ताप बढ़ा दिया जाए, किसका? चांदी के तार के यदि ताप को बढ़ा दिया जाए तब उसको क्या होगा? तो इसका जो है प्रतिरोधकता क्या है, उसका मान बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 में बता रहा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव को निर्भर करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव को। किस प्रभाव को? ऊष्मीय प्रभाव को। क्वेश्चन नंबर 40 बता रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने को क्या कहा जाता है? तो जो विद्युत धारा को उत्पन्न करता है उसे जनित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनित्र बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला है। क्या है? टेस्ला। तुम लोग टेस्ला नहीं समझ लाना, टेस्ला है, टेस्ला है ना। क्वेश्चन नंबर 42 में बता रहा प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। तो प्रत्यावर्ती धारा का कितना? 50 हर्ट्ज। एच जेड का मतलब क्या होता है? हर्ट्ज, यानी 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 43 में कह डीसी मोटर दोनों सिरों पर होते हैं। तो डीसी का जो दोनों सिरों पर होते हैं वो अर्धबल्ले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अर्धबल्ले हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फायराइड ने किया था। किसने किया था? फायराइड ने। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है डायनमो से किस प्रकार का धारा प्राप्त होता है? तो डायनमो से किस प्रकार? जो विद्युत उत्पन्न करने वाली जो डायनमो होता है ना जनरेटर में, तो वो क्या करता है? प्रत्यावर्ती धारा का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 46 बता रहा पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा विशाल स्रोत क्या है? तो सूर्य है। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाले कौन है? सूर्य ने। क्वेश्चन नंबर 47 बता रहा बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो बायोगैस का मुख्य अवयव CH4 है। कौन है? CH4, जिसको मीथेन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 ऊर्जा के सामान्य रूप को अंत स्रोत कैसे कहा जाता है? तो ये सूर्य की सहायता से कहा जाता है। 49 में बता रहा है कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? तो कौन जो है से नवीकरणीय ऊर्जा है? तो इसमें हो जाएगा सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 50 बता रहा है नाभिक के विखंडन होती है ना। तो नाभिक के विखंडन किसके लिए होती है? तो परमाणु नाभिक के 2 भागों में टूट जाता है। परमाणु को जो नाभिक होता है वो कितने? 2 भागों में टूट जाती है। क्वेश्चन है 51 डेनमार्क को क्या कहा जाता है? तो याद कर लीजिए डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। किसका? पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 में बता रहा है जैव गैस का उत्तम ईंधन किससे यानी ईंधन है? मीथेन है। तो मीथेन उसमें कितना है? जैव ईंधन, जैव माने गैस में उत्पन्न करने के लिए जो ईंधन की मात्रा होती है कितना है? मीथेन गैस 75% पर। क्वेश्चन नंबर बता रहा है यहाँ पर 53 ऊर्जा का और नवीकरणीय स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का और नवीकरणीय स्रोत कोयला है। क्वेश्चन नंबर 54 बता रहा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है कौन? नवीकरणीय। कौन है? नवीकरणीय। क्वेश्चन नंबर बता रहा है 55 जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन कौन है? तो कोयला हो जाएगा इसका जीवाश्म ईंधन। क्वेश्चन नंबर 56 बता रहा है सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए जो है से सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका? सिलिकॉन का। क्वेश्चन नंबर 57 में बता रहा है जीवाश्म किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो जीवाश्म जो है किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? इसमें जो है उपाचयन। कौन हो जाएगा? उपाचयन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है संरक्षण किस प्रकार की अभिक्रिया है? की वो अभिक्रिया है? तो संरक्षण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये जो है से उपाचयन अभिक्रिया है। कौन है? उपाचयन अभिक्रिया। कहता संगमरमर का सूत्र क्या है? तो याद कर लीजिए संगमरमर का सूत्र क्या है? CaCO3। संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaCO3। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 60 में बता रहा है रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का संक्षेप रूप है। तो रासायनिक समीकरण की अभिक्रिया का क्या है? तो वो संक्षेप रूप है। संक्षिप्त में उसको संकेत के नाम पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 में बता रहा है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन हमारे शरीर में क्या होता है? उसका पाचन होता है। तो उसका यह कौन सा अभिक्रिया है? ये ऑक्सीकरण है। कौन है? ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 62 में बता रहा है लिटमस रंजक बैगनी रंजक का होता है जो निकाय जाता है। तो ये किसके लिए? लाइकेन के लिए। किसके द्वारा? लाइकेन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63 चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर किसका रूप है? तो चूना पत्थर हुआ या फिर खड़िया हुआ या संगमरमर किसका रूप है? तो यह हो जाता है CaCO3 यानी संगमरमर का ही। क्वेश्चन नंबर 64 में बता रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान कितना होता है?
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग 14 में होता है। कितना होता है? 14 होता है। क्वेश्चन नंबर 65 में बता रहा है जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो जठर रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? 12 हो जाता है। कितना? 12 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 में बता रहा है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र हो जाता है C12H22, है ना? C12H22 और वो 11 हो जाता है। कितना? C12H22 वो 11। क्वेश्चन नंबर 67 दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में जो है किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 इमली में कौन सा अम्ल विद्यमान होता है? तो इमली में कौन सा अम्ल होता है? याद कर लीजिए टार्टिक अम्ल होता है। कौन? टार्टिक अम्ल। कहता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद कर लीजिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। NaHCO3 हो जाता है। क्वेश्चन है नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है। क्वेश्चन नंबर 71 में बता रहा है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र में आ जाता है CaCO-Cl। क्या आ जाता है? CaOCl। क्वेश्चन नंबर 72 बता रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4.10 जल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 कर रहा है किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान जो है बाबू कितना? 7 हो जाता है। कितना होता है? 7 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 पित्तल का उदाहरण दीजिए। तो पित्तल का कोई उदाहरण दीजिए। तो पित्तल जो है वो मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। इसमें बहुत सारे धातु मिली होती है। क्वेश्चन नंबर 75 शुद्ध सोना का व्यक्त किया जा सकता है। तो शुद्ध सोना क्या कैरेट के? 24 कैरेट के जो है शुद्ध सोना पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 बता रहा है सीसा और टीन का मिश्र धातु को कहते हैं। तो सीसा और टीन को मिश्र धातु को क्या कहते हैं? शोल्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शोल्डर। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है क्लोरीन की संयोजकता कितना है? तो क्लोरीन की संयोजकता 1 है। क्वेश्चन नंबर 78 में बता रहा है सिलिका क्या है? तो सिलिका जो है क्या है? उप धातु है। क्या है? सिलिका उप धातु है। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है हीलियम गैस कौन सा तत्व है? तो हीलियम गैस क्या है? अक्रिय गैस है। कौन है? अक्रिय गैस है। क्वेश्चन नंबर 80 में बता रहा है जस्ता का अयस्क क्या है? तो जस्ता का अयस्क क्या है? तो जिंक और ब्लेड है। कौन है? जिंक और ब्लेड। इसी के साथ हमने